आज हम दो टेक्निक्स पर बात करने वाले हैं। ये दो टेक्निक्स अष्टक वर्ग पर ही निर्भर करती है और मैं इस बात की आशा करता हूं कि अष्टक वर्ग का परिचय आप सभी लोगों को पहले से ही होगा, और अगर नहीं है तो इसके कैलकुलेशंस को बताना तो थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये बहुत लंबी प्रक्रिया है। लेकिन अगर आप चार्ट बनाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ जियोरा में। जब भी आप जियोरा में कोई चार्ट बनाते हैं, सभी को चार्ट दिख रहा है? जी जब भी आप जियोरा में चार्ट बनाते हैं तो यहाँ पर अष्टक वर्ग के सारे चार्ट्स आपको दिखाई देते हैं। ये नंबरिंग होती है, एक प्रकार से पॉइंट्स होते हैं जो हर प्लेनेट अपने स्थान से दूसरे स्थान पर दूसरे ग्रहों के लिए दिया करता है, और उसी पॉइंट्स के आधार पर हम जज करते हैं कि प्लेनेट या वो भाव किस प्रकार से अच्छा या बुरा कहलाता है। ये बहुत शॉर्ट में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है। इतने शॉर्ट में इंट्रोडक्शन से मुझे लगता है कि बेसिक चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे अगर आप इस चार्ट को देखें तो इसमें वीनस जो कि 8वें भाव में मौजूद है, 8वें भाव में आप देखें तो टोटल पॉइंट्स यहाँ पर 17 दिखाई दे रहे हैं, 17 सबसे कम है। तो ये कम पॉइंट, जो कम, ये इतना इतना कम नंबर है, ये बेहतर नहीं है, अच्छा नहीं है। इसको मेलेफिक माना जाता है। हालांकि सीधे सीधे मेलेफिक कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप मेलेफिक और बेनिफिक के तौर पे इसको समझ सकते हैं। इसमें जो मिडिल पॉइंट होता है वो 28 नंबर होते हैं, इसे हम कहते हैं सर्वाष्टक वर्ग। एक मिनट में आपको इसका, इसे हम सर्वाष्टक वर्ग कहते हैं। और उसके अलावा एसेंडेंट और बाकी सभी प्लैनेट्स अपने अपने हिसाब से अपने अपने चार्ट में अलग से नंबर्स भी दिया करते हैं। तो एसेंडेंट और 7 प्लैनेट, इनको मिलाकर 8 होते हैं, इसीलिए हम इसको अष्टक वर्ग कहते हैं। इसमें राहु और केतु भाग नहीं लेते। सर्वाष्टक वर्ग को ही पहली नजर में देखा जाता है। इसमें जो मिडिल पॉइंट होता है वो 28 होता है। 28 से ऊपर हम धीरे धीरे बेनिफिक पॉइंट्स मानते हैं और 28 से नीचे धीरे धीरे मेलेफिक पॉइंट्स हम मानते हैं। तो आप में से किसी की भी कुंडली में अगर किसी भाव में बहुत कम नंबर है तो आप देखेंगे कि वो भाव आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करने को मजबूर करता है उस एरिया में, जो भी भाव के कारकत्व हैं या फिर वहां बैठे प्लेनेट कारकत्व हैं, उस हिसाब से। लेकिन 6, 8, 12 में कम कम पॉइंट होते हैं, कम बिंदु होते हैं, तो वो बढ़िया रहते हैं। जी हाँ, मैं उस पर जा रहा हूँ। 6, 8, 12 में, ये कुछ लोगों का कहना है कि 6, 8, 12 में कम बिंदु हो तो वो अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली जो ये भाव हैं वो 2 स्थान कहे जाते हैं। लेकिन बहुत बार मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर छठा भाव आपके लिए प्रॉब्लम का भाव है, ऑब्स्टिकल्स का भाव है, तो वही छठा भाव आपके ऑब्स्टिकल से लड़ने का भाव भी है, ये ध्यान रखना है। तो एक उदाहरण, एक प्रकार की थ्योरी तो ये कहती है कि छठे भाव में नंबर कम हो तो ज्यादा अच्छा। लेकिन अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो हम ये पाते हैं कि कर्ज होना और कर्ज से मुक्त ना हो पाना, ये पहली स्थिति है। फिर कर्ज होना और कर्ज से मुक्ति की शक्ति भी होना, ये दूसरी स्थिति है। यानी कि रोग होना और रोग से लड़ने की क्षमता ना होना, ये पहली स्थिति है। फिर रोग होना और रोग से लड़ने की क्षमता भी होना, ये दूसरी स्थिति। तो इन दोनों स्थितियों पर विचार करना होगा। इन दोनों के लिए छठे भाव बहुत गहरे रूप से जिम्मेदार होंगे। तो अगर कोई व्यक्ति प्रॉब्लम्स में फंसता है और छठा भाव बहुत मजबूत नहीं है तो वो प्रॉब्लम से लड़ भी नहीं पाए। और सिर्फ छठे भाव से नहीं होता, लग्न से भी होता है। एकमात्र अगर लग्न के पॉइंट्स कम हो जाएं तो भी व्यक्ति के जीवन में बहुत हल्कापन शक्ति को लेकर आ जाता है। एक्चुअली ये शक्ति को बताता है, प्लेनेट की स्ट्रेंथ। उस स्ट्रेंथ को कई लोग मेलेफिक और बेनिफिक में भी आंकते हैं, कई लोग उसको जनरली स्ट्रेंथ भी कहते हैं। तो अब मैं आप लोगों के सामने पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए।
ये बात समझ आ गई सबको या कोई क्वेश्चन? अगर आप में से किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते तो सर अगर 8 और 12 में हाउसेस में अगर अष्टक वर्ग कम हो और ज्यादा हो, उसको कैसे हम समझेंगे? हैं। उसको समझने के लिए पूरी प्रक्रिया है ना, एक लाइन में तो बता पाना संभव नहीं है। मैंने बताया ना कि अगर पॉइंट कम हो, मुझे एक बात बताइए कि छठे भाव को आप रोग, ऋण और शत्रु से देखते हैं। अगर जी। छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु है, कोई व्यक्ति कहता है कि तुम दुश्मनों से लड़ने की बहुत अच्छी क्षमता रखते हो, तो उसके लिए दुश्मन भी तो होने चाहिए ना। दुश्मन होंगे भी, दुश्मनों से लड़ने की क्षमता जागेगी। व्यक्ति तभी तो सीखेगा ना कि दुश्मनों से और समस्याओं से कैसे लड़ना है। समस्या जी। होगी, समस्या से लड़ने की क्षमता जागेगी। व्यक्ति के भीतर की जो इनर स्ट्रेंथ है ना, वो परेशानियों से निकलकर बाहर आती है। उसके लिए परेशानियां और बाउंड्रीज होना भी जरूरी है। इसीलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ एक लाइन में अगर हम किसी भी सूत्र को समझेंगे, एस्ट्रोलॉजी के सूत्र को, तो वहां पर हम गलती करते हैं। हमें हर चार्ट को इंडिपेंडेंटली देखना पड़ेगा, शुरुआत लग्न से और चंद्रमा से करके। अगर मान लीजिए कि व्यक्ति के अंदर क्षमता ही नहीं है रोग से लड़ने की, तब तो आप ठीक है, छठे भाव को ऐसा समझिए कि वो निष्क्रिय ही पड़ा रहे तो अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति को समस्याओं से लड़ने की क्षमता ही नहीं है, तो भी छठा भाव निष्क्रिय ही पड़ा रहे तो अच्छा है। लेकिन अगर क्षमताएं हैं और वो निष्क्रिय रहेगा, तो वो क्षमताएं कभी भी उभर के सामने नहीं आ पाए। मेरी बात, क्योंकि परिस्थितियों के सामने आकर के ही तो वो क्षमताएं बाहर आएंगी। इसीलिए इस प्रकार से अगर हम इसको डिकोड करेंगे तो ये समझ में आएगी बात। ये बस कंसेप्ट है, बाकी डिकोडिंग सिस्टम, आप इवेंट को टाइमिंग करें या बाकी और चीजें करें, इन सब चीजों में तो आप अगर सीखना है तो 1-2 घंटे की बात नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, पूरी की पूरी इसकी अपनी थ्योरी है जिसको आपको समझना पड़ेगा, अपना सिस्टम। हाँ भी, शुक्रिया जी। सर जस्ट टू ऐड, जवाहरलाल नेहरू जी के चार्ट में 6th हाउस में मोर देन 28 पॉइंट्स हैं। दैट हेल्प्ड हिम कि वो अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं उसमें हर मतलब ही बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर, ही बिकेम मतलब अपने जितने भी कॉम्पिटिटर्स को बीट करते हुए वो आगे बढ़े हैं। तो इतनी देर से देयर आर एग्जांपल्स। तो मैं इतनी देर से यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर पॉइंट्स ज्यादा हैं तो इसका मतलब कि वहां क्षमताएं मौजूद हैं, अगर कम है तो इसका मतलब कि वहां क्षमताएं मौजूद नहीं। ठीक है रितु मैम, समझ आया आप? जी। थैंक यू। चलिए तो शुरुआत करते हैं, मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। ये जो टेक्निक है, ये एक क्लासिकल टेक्निक है जिसमें कि आप अपने फुल जो आपका जीवन है, उस जीवन में कौन से मिजरेबल ईयर निकल करके आएंगे उसको आप निकाल सकते हैं। बेसिकली 4 ईयर्स इसमें मैक्सिमम निकल करके आ सकते हैं। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखना है कि एक व्यक्ति के जीवन में सिर्फ 4 साल ही मिजरेबल या फिर दुर्भाग्य के नहीं होते, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये समझना है कि जो भी टेक्निक हम पढ़ रहे हैं वो बस एक टेक्निक है, सिर्फ वही एक टेक्निक नहीं है, उसके अलावा कई टेक्निक है जिसका हम ध्यान रख करके, जिसको हम यूज करके आगे बढ़ सकते हैं और भी चीजों को कुंडली में देखने के लिए। ये टेक्निक 1 है। आज हम 2 टेक्निक पे बात करेंगे। दूसरी टेक्निक है अष्टक वर्ग से ही दशा का इंटरप्रिटेशन करना। ये बहुत छोटी सी टेक्निक है लेकिन बहुत काम आएगी आपको जब आप दशा का इंटरप्रिटेशन करेंगे। देखिए, डिजीजेज एंड मिसफॉर्चून, इसके कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या करना है? टोटल द बिंदुस फ्रॉम एसेंडेंट टू साइन ऑक्यूपाइड बाय सैटर्न। हमें देखना है कि कुंडली में शनि कहाँ बैठा हुआ है, शनि और मंगल। लग्न से शनि तक के पॉइंट्स को हमें जोड़ देना है और उसके बाद उसे हमें 7 से गुना करना है। आप सभी लोग, अच्छा होगा अगर पेन एंड पेपर अपने साथ रखें, तो अभी कैलकुलेट आप एक एक चार्ट पे कर लीजिए और ये टेस्ट हो जाएगी बात। तो 7 से गुना करना है और 27 से इसमें डिवाइड करना है, तो हमें एक क्वोशंट और एक रिमाइंडर मिलेगा, यानी कि एक भागफल और एक शेष मिलेगा। तो पहले लग्न से
शनि तक, फिर शनि से लग्न तक सेम प्रक्रिया करनी है। शनि से लग्न तक के पॉइंट को भी हमें इन्हीं चीजों के साथ करना है। मैं इसकी स्लाइड आपको बाद में दिखाऊंगा। पहले आप एक एक चार्ट में लग्न से शनि तक के पॉइंट्स को ऐड करके लिख लीजिए, और फिर शनि से एसेंडेंट तक लग्न तक के पॉइंट को ऐड करके लिख लीजिए। फिर यही प्रक्रिया लग्न से मार्स और मार्स से लग्न तक भी हमें करनी है। इन दोनों को आप कीजिए। कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे बताइए। इसमें बोथ हाउस इंक्लूडेड, बोथ हाउस मतलब एसेंडेंट जो एंड जहाँ ascendant पर है सैटर्न जहाँ है, दोनों ऐड होंगे तो हाँ, दोनों ऐड होंगे। दोनों मैं ऐड होंगे। और जब उसका जब ऐसे सैटर्न से लग्न में जाएंगे तभी भी दोनों ऐड होंगे। लग्न से जाएंगे तो भी लग्न ऐड होगा। तो भी सैटर्न वाला भी हाउस ऐड होगा। जैसे लग्न से सब 4th हाउस में सैटर्न है, मैं तो बता लग्न प्लस फर्स्ट, लग्न प्लस सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। हाँ, अभी उदाहरण से समझा देंगे सर। मैं उदाहरण से समझा देता हूँ। हाँ इस कुंडली में शनि 5वें भाव में है, तो हाँ पहले लग्न, हाँ, सेकंड भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव और अच्छा, 5वां भाव, इसको correct। ऐड किया हमने। हाँ, फिर हम शनि से ऐड करेंगे तो 5वां भाव, छठा भाव, छठा भाव, 7वां भाव, 8वां भाव, 9वां भाव, 11वां भाव, 12वां भाव और 9वां भाव, 10वां भाव, 11वां, फिर 12वां। और ascendant नहीं लेंगे? हाँ, एसेंडेंट भी लेंगे, लग्न भी ले लेंगे। तो इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे उसके बाद क्या करना है वो मैं बताता हूँ। इसको डिवाइड कर दीजिए 7 से, सॉरी मल्टीप्लाई देगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से और डिवाइड कर दीजिए 27 से। हर केस में जब आप कर देंगे उसके बाद आपको जो क्वोशंट मिलेगा उसकी एज को लेना है, और वही एज व्यक्ति के लिए मिजरेबल ईयर या फिर कुछ ऐसी चीजें उस ईयर में होती है जो कि व्यक्ति को समस्याएं दे। इन चार्ट्स को आप और ये रनिंग ईयर पे होगा। वो रनिंग ईयर व्यक्ति के लिए मिजरेबल ईयर होता है, या डिजीज वगैरह होती है या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तरीके की चीज। Sir, in this actually second point is ascendant to Mars and Mars to ascendant. यस, But suppose let us say in my case both Mars is an ascendant Lagna only. then you have to take only Lagna's number. I have one example. वहां पर मेरे पास एक एग्जांपल है जिसमें कि लग्न में सैटर्न है। हाँ। ठीक है, मैं शो करता हूँ। हाँ। आप लोगों ने ये कर लिया सब कुछ? जी। किसी को दिक्कत आ रही है? साल में अब एक एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल है, यहाँ पर मैंने सर्वाष्टक वर्ग लिया है, इसी का हम उपयोग करेंगे फिलहाल। यहाँ आप देख सकते हैं सैटर्न और मंगल दोनों एक ही भाव में। तो यहाँ पे 32 लेना है, सैटर्न से लग्न तक, लग्न से सैटर्न तक। हुआ क्या था, 8 ईयर ओल्ड में इस व्यक्ति के फादर का एक्सीडेंट हुआ था, जब व्यक्ति 8 साल का था तब। यहाँ पर हम देख सकते हैं सैटर्न 10th का लॉर्ड है, और 4th का लॉर्ड है और 5th का लॉर्ड है। 9th हाउस से 8th हाउस पड़ता है, और मार्स 9th हाउस से
6th हाउस पड़ता है। इसकी जो प्रोसेस है वो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, सेम आपके लिए मैंने इसका लगा दिया है सर्वाष्टक वर्ग। देखिए 32 को लिया मैंने, लग्न में था तो 32 को लिया, और सैटर्न टू असेंडेंट के लिए भी 32 लिया। फिर यहाँ पर सारी चीजों में 8 आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये 8 ज्यादा प्रोमिनेंट हो गया, जितनी ज्यादा बार आएगा उतनी ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है, और 8th ईयर में ऐसा हुआ। कोई प्रॉब्लम है इसको समझने में? एट्थ हाउस वाला रिलेशनशिप क्या था, जैसे चार्ट में जो बता रहे थे? ये तो क्लियर है। It's working, sir. At least in my case, it's working. मैं सर दिखा- इसमें आपने शनि से लग्न और लग्न से शनि, एक बार तो 32 आ जाएंगे, लेकिन दूसरी बार में 32 नहीं लेंगे हम, 332 जो टोटल पूरे होते हैं इनका वो लेना पड़ेगा। वैसे भी यूज करते हैं, लेकिन मैं इसी फॉर्मूले को यूज करता हूँ। अगर वो लग्न में है तो मैं लग्न में ही छोड़ देता हूँ। हाँ वो है, पर वो उसका जबकि क्योंकि जो लिखा हुआ है उस हिसाब से अगर देखें तो वो 332 टोटल जो सर्वाष्टक वर्ग का पूरा टोटल है वो आएगा। मैं समझ रहा हूँ उस बात को, वैसे भी उपयोग में लाया जाता है, लेकिन मैंने अपने एग्जाम्पल में हमेशा यही यूज किया है, इसीलिए मैं ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है? अभी तक समझ में आ गई ये चीज? सर सिर्फ उसमें बेसिकली क्वोशंट पकड़ना है, वही क्वोशंट वाला रनिंग ईयर लेना है। क्वोशंट वाला रनिंग ईयर आपको लेना है। तो वही हाउस भी वैसे लेना है, मतलब हाउस कैसे होता है बता देता हूँ मैं। देखिए होता क्या है कि जो भी हाउस है ना, सैटर्न और मार्स जिस हाउस को लॉर्ड करते हैं, यहाँ जहाँ बैठे हैं वहां पर वो प्रॉब्लम करते हैं। जैसे अभी देखिए सैटर्न 4th हाउस में है, तो फादर के हाउस से ये हाउस 8th हाउस पड़ता है। ठीक है, और मार्स सेकेंड हाउस में है, इस चार्ट में। अच्छा, तो सेम फादर के हाउस से ये 6th हाउस पड़ता है। और लग्न भी है, व्यक्ति का जुड़ा हुआ है, व्यक्ति का जो लग्न है वो जुड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो इस सैटर्न और मार्स की दृष्टि भी 9th हाउस के लॉर्ड पे है। सर हम ये डिटरमिन कैसे करेंगे फादर के साथ ही है, बिकॉज ये मर्क्यूरी पे पड़ रहा है कि या तो सिबलिंग पे भी हो सकता है। आई मीन चार्ट में वैसे हम घुमा के देखें तो कहीं से सिबलिंग पे भी हो सकता है। अब देखिए जब बात प्रेडिक्शन की आती है ना, तो प्रेडिक्शन में जो चीज हमें लास्टली यूज में आती है वो है हमारा इंट्यूशन। ठीक है, वो इंट्यूशन का उपयोग करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि एक्चुअल चीज क्या हो सकती है। आप कभी भी प्रेडिक्शन जब करेंगे ना, विदाउट इनर इंट्यूशन के आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखिए, और यहाँ पर मार्स है 7th हाउस में, सैटर्न है 12th हाउस में। तो लग्न से सैटर्न तक के नंबर लिए गए 12th हाउस तक, और सैटर्न से लग्न तक के नंबर लिए गए, जोड़कर उसको 7 से गुना कर 27 से भाग दिया गया। रिमाइंडर का क्या यूज है वो भी मैं बताऊंगा आपको, पहले क्वोशंट के यूज पर आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मार्स के लिए किया गया है, क्वोशंट 40 आया, और मार्स एसेंडेंट के लिए क्वोशंट 60 आया। 27, 12, 40 एंड 60 ये आ रहा है। तो इन एजेस में व्यक्ति को 87 आ रहा है, 87, 12, 40 एंड 60। तो इन एजेस में व्यक्ति को मिजरी का सामना करना पड़ सकता है। अब इस चार्ट में देखिए,
At the age of 40, due to heavy loan, they sold the home at the age of 40. आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मार्स को देखें तो हम 6th का लॉर्ड बनता है और सैटर्न देखिए 6th हाउस को देख रहा है। अब यहाँ पे यही मार्स हालांकि 11th का लॉर्ड भी है, लेकिन ये गेन नहीं यहाँ पर दे सकता है क्योंकि ये कैलकुलेशन के हिसाब से मिजरेबल ईयर आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ मिजरेबल होना चाहिए। आप लोगों ने कोई एग्जांपल पर चेक किया इसको? मैंने एक चेक किया सैटर्न टू एसेंडेंट वाला, एसेंडेंट टू सैटर्न वाला, उसमें 27 आया एट द एज ऑफ 27, एंड इफ आई रिमेंबर 27 में आई वाज ड्यू फॉर प्रमोशन, प्रमोशन हुआ नहीं। को एक अपसेट तो मान ही सकते हैं। और सेकंड उसमें आ रहा है 59, तो 59 तो रिटायरमेंट के आसपास आ गया, कोई ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं थी, याद नहीं आ रही है, बट चेक किया। एक तो सही है, मार्स वाला भी किया नहीं। I tried the Mars part because my Mars is in Lagna, so it was easy for me to calculate, and ये बिल्कुल perfectly work out कर रहा है। At the age of 7, I was absolutely almost bedridden. Close to death-like situation, working in that case. Okay, that means it is working. एक्सक्यूज मी सर, सर मैंने भी अपने चार्ट पे ये जो किया है सर, 48 की एज आ रही है सर। आई एम नाउ 44, अबाउट 44। सर मेरा सैटर्न के साथ जुपिटर भी बैठा है, तो सर उसमें जुपिटर का कोई रोल नहीं होगा? अगर मेरी मिजरेबल कंडीशन होगी तो क्या रोल होगा जुपिटर का? सेम जो साथ है, सेम हाउस में बैठे हैं सैटर्न जुपिटर। जुपिटर का रोल होता है, जुपिटर कभी कभी बचाव कर लेता है। अच्छा, हाँ, तो मतलब ये कहना चाहिए अगर प्रॉब्लम आएगी तो जुपिटर सेव कर लेंगे? जुपिटर सेव कर लेंगे बहुत हद तक, लेकिन ध्यान रखना है कि जुपिटर हमेशा सेव नहीं करते हैं। उस कुंडली में जुपिटर की स्थिति देखनी है, वो समय देखना है कि वो समय जुपिटर के हिसाब से किस तरीके का जा रहा है, उसके बाद ही आप कुछ कर सकते। सर मेरा लग्नेश है जुपिटर। आपका लग्नेश जुपिटर है? हाँ जी सर। आप कर्क लग्न की हैं? जी नहीं, मीन लगन की हैं। मीन लग्न की। अच्छा, कर्क लग्न, सॉरी, मीन लग्न की हैं आप। जी सर। तो 7th का लॉर्ड आपका बन जाएगा मर्क्यूरी। ठीक है, तो बहुत हद तक ये बचाव कर सकता है अगर इसमें मेलेफिक एस्पेक्ट्स ना हो तो। सर जुपिटर सैटर्न नहीं, कोई एस्पेक्ट अगर और भी मेलेफिक एस्पेक्ट्स ना हो तो देखिए, सैटर्न ने अगर ये एज निकाल के दी है तो ये एज काम तो करेगी, लेकिन जुपिटर बचाव कर सकता है। मैंने बस इतना ही कहा कि जुपिटर कुछ हद तक बचा लेता है। ओके सर। और ये तो अभी फ्यूचर में आने वाली है 4 साल बाद, तो आप देखिएगा फिर आपको पता चलेगा। जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। और किसी ने चेक किया इसको? मैंने चेक किया सर। बोल रहे हैं? धीरज गुड़गांव से। जी, आप, नमस्कार सर, बताइए। लगन से लेके सैटर्न तक जो क्वोशंट आ रहा है दैट इज 34, और 34 की एज में मेरे फादर की डेथ होती, सैटर्न वहां बैठे हुए। ठीक है, हम ये को डिसाइड It's करना matching? पड़ेगा किस पे होएगा, अपने पे या किसी और पे? ये डिसीजन के लिए आप लग्न चार्ट देखिए, उससे आपको पता चलेगा। या सरस्वती मैम? हाँ सर, in my case, it may be, I think it's a surprising thing, sir. From Saturn to Lagna is actually it's coming to 32 years. 32 years actually my son born. So 32 years, are you calculating, that means is there any error? Saturn, year 2000, sir. 2000 No, is there any error in your calculation? Error? Yes. No. So what is the age? 32. 32 at the age of 32. So Saturn to Lagna I have calculated, that is coming to 32 point something. But Lagna to Saturn is 83 years. Now I can't calculate.
Mars one, it came 6. I did not remember. I was not well, but I don't know exactly. I can't pinpoint. 32 years is my date of birth is 68. So 32 is 2000. 2000 means my son born in August. So, in which house Saturn is? Saturn is Aries. In which house? In which house? 10th house. 10th house. Jupiter is aspecting? Yes. That's why. Jupiter, I told na, Jupiter will save somehow. That is the thing. जी हाँ. अच्छा. Yes. तो सैटर्न टू लग्न और लग्न टू सैटर्न तो काफी ओल्ड एज में दिखा रहा है, लेकिन जो मार्स से लग्न और लग्न से मार्स है, बेसिकली लग्न टू मार्स इज शोइंग 45 इयर्स. और अगर मार्स 8th हाउस में है और उसको सैटर्न एस्पेक्ट कर रहा है, तो इट कैन बी अ गुड और अ बैड इवेंट. मार्स कौन से हाउस में? 8th हाउस में मार्स है वीनस के साथ. अच्छा. लिब्रा में. और ठीक. सैटर्न 6th हाउस में है एस्पेक्टिंग मार्स इन वीनस 3rd दृष्टि से. कौन सी एज आ रही है? 45 की एज बता रहा है. 45 की एज आ गई. हाँ, इसमें 45 दिखा रहा है, बट मेरी एज अभी है नहीं, बट 1-2 साल में हो जाएगी. तो हाँ, तो वो ईयर काम करेगा. मैं अगर जुपिटर नहीं देखता है तो ज्यादा हार्मफुल है, क्योंकि एक्चुअली ये 6-8 में भी आ रहा है. हाँ जी, लेकिन बिकॉज इट्स इन लिब्रा, तो क्या कुछ अच्छा भी हो सकता है, बिकॉज 8th हाउस सडन इवेंट्स भी होते हैं ना. वो सडन इवेंट्स हैं, लेकिन यहाँ पर हम मिजरी निकाल रहे हैं ना. हमारा जो कैलकुलेशन है वो मिजरी निकाल के देता है. मिजरी और प्रॉब्लम वाले ईयर्स निकाल के देता है. ओके. यहाँ पर आपको यही समझना है कि अगर जुपिटर नहीं सपोर्ट कर रहा है तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकती है. और अगर नीरज जी ट्रांजिट में अगर जुपिटर उस घर को देख रहा है उस एज में, तो भी कई बार सहायता मिल जाती है, सपोर्ट कर जाता है. लेकिन हाँ, वहां देखना, ट्रांजिट में देखिए बहुत सारे रूल हैं. ट्रांजिट में कोई भी प्लेनेट जहां होता है वहां से कुछ हाउसेस ऐसे होते हैं जहां पर काउंटर ट्रांजिट भी होता है, जिससे कि वो अच्छा प्लेनेट भी आपको ठीक ढंग से रिजल्ट नहीं दे पाएगा. तो ट्रांजिट के भी बहुत सारे रूल हैं. हम नॉर्मली ट्रांजिट को लगा करके काम में ले लेते हैं, लेकिन वैसे लगता नहीं. जैसे जुपिटर अपना गुरु और शनि जब सैजिटेरियस साइन में गोचर कर रहे थे विद केतु, तो जो जुपिटर कर सकते थे वो नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ सैटर्न एंड केतु सिटिंग देयर. आप बोल सकते हैं, लेकिन ये काउंटर ट्रांजिट सबके लिए अलग अलग काम करता है, ये भी ध्यान रखें. हाँ जी, ठीक है. थैंक यू. सर मेरा नहीं हो रहा है. क्यों नहीं? मतलब मेरा जो एज यहाँ बता रहा, जो मैं जानता हूँ, जैसे यहाँ पर बेसिकली वी आर डिस्कसिंग ऑन डिजीज एंड मिसफॉर्च्यून्स. डिजीज जहाँ पर मैं बेडरिडन था और मतलब डेथ लाइक सिचुएशन थी, वो a very younger age, and I still remember that period. और जो यहाँ पर एज निकल के आ रही है 26, then 50, then 78, and one is 80 plus 87. तो अगर मैं जैसे कहते हैं ना डिजीज और मिसफॉर्च्यून को लेकर, मैं ये मान के चलूं मिसफॉर्च्यून का जो 26 वाला एज है उसमें तो that was just passing out from my MBA, and yes, I was it was 2003, and I was just looking for opportunities, job opportunities. I got an opportunity 2003 में, अच्छा job opportunity मिला भी था. But अगर मैं disease और misfortune के हिसाब से अगर देखूं तो it should have been in the year when I was age 13. उस ईयर में हमें देखना है कि उस ईयर में हमारे साथ क्या हो रहा है. उस ईयर को उस ईयर में अगर 4 साल की देखेंगे सर, फिर सिर्फ 26 वाला आ रहा है. 26 में भी जॉब मतलब एक, बट डिजीज और मिसफॉर्च्यून नहीं था, वह मैं ये मान के चलता हूँ. मिसफॉर्च्यून का मतलब बैड लक, दुर्भाग्य हो सकता है, मिजरी हो सकती है. कुछ भी नहीं था उस समय. अगर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि आपको चेक करना है कहीं जुपिटर सपोर्ट तो नहीं कर रहा है. जुपिटर या कोई ऐसा प्लैनेट जो आपके लिए बेनिफिट. ओके, बट जुपिटर का एस्पेक्ट नहीं है. कौन से हाउस लग्न पे है? जुपिटर का एस्पेक्ट लग्न पे है. लग्न पे. हाँ, तो लग्न पे तो व्यक्ति को बचा लेता है. और लग्न का लॉर्ड कौन है? बट मेरा लग्न लग्नेश तो सैटर्न है.
ठीक है। तो उसके हिसाब से तो फिर जुपिटर वुड बी न्यूट्रल प्लैनेट, नॉट एनिमिकल। नहीं, वो जुपिटर को अगर आप वैसे देखेंगे तो वो इस तरीके से काम नहीं करेगा। जुपिटर लग्न में है, लग्न का जुपिटर व्यक्ति को बहुत समस्याओं से ऐसे ही बचा। जुपिटर की पोजीशन 5th हाउस में है, 5th हाउस से देख रहा है ना लग्न को। सैटर्न वहां है ना, सैटर्न 7th हाउस में, 7th हाउस में। अच्छा, मार्स कहाँ है? मार्स इज इन 3rd हाउस। मार्स इज इन 3rd हाउस। तो इन चारों एजेस में से आपको कोई एज नहीं मिली जिसमें की प्रॉब्लम आई? अभी तो 26 नहीं, अभी तो नीदर हैव रीच्ड 50 नॉट 78 की एज आ रही है 26। आप देखिए आगे की एजेस में देखिए। अब उस समय दशा कौन सी चल रही थी वो भी देखना होगा, क्योंकि दशा राहु की दशा चल रही थी। दशा चल रही थी राहु की। अब जुपिटर लग्न को देख रहा है, तो ये एकमात्र फैक्टर है जो बचा रहा है। ठीक है, क्योंकि सैटर्न भी देख रहा है और जुपिटर भी देख रहा है। ओके। और लग्न से सैटर्न जी। ओके। इसलिए ये प्रॉब्लम आई ही नहीं, या फिर किसी कारण से देश काल पात्र के लिए हम कह सकते हैं कि देश काल पात्र के कारण ये प्रॉब्लम अपेयर ही नहीं हो पाई। देश काल पात्र भी बहुत मायने रखता है। जी जी जी। ठीक है। और वैसे आपको चेक करना चाहिए जो भी हाउसेस हैं आपके फैमिली मेंबर्स, फादर, अंकल। हाँ, अग्रीड। वो अदर सिग्निफिकेशंस, हाँ अदर सिग्निफिकेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, अदर तो देश काल क्यों कह रहे हैं यहाँ पर आप? क्योंकि मतलब विदाउट देश काल और पात्र के बिना कुंडली में कोई भी चीज जज नहीं की जा सकती है, ये कथन है। जी हाँ, वो तो मैं समझ गई, पर ये जो अष्टक वर्ग का जो कैलकुलेशन बता रहे, ईयर ऑफ मिसफॉर्च्यून, इसका देश काल से क्या कनेक्शन? सारी चीजों का देश काल और पात्र से कनेक्शन होगा मैम। ये मिसफॉर्च्यून के जो एजेस आ रहे हैं सेम कुंडली में, अगर कोई व्यक्ति इंडिया में है तो अलग तरीके से मिजरी देगा, कोई व्यक्ति देश के बाहर कहीं है तो अलग तरीके से मिजरी आएगी। और व्यक्ति के संस्कार और पालन पोषण और उसकी जो अपब्रिंगिंग है वो अलग होती है, इसलिए अलग अलग तरीके से मिजरीज आती है सबके लिए। देश काल पात्र हर स्थिति में बेस आपको फाउंडेशन में लाना ही पड़ेगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको बताए हैं एक टेक्निक के लिए, आप इसको टेस्ट कीजिएगा और अगर काम करे तो इसका उपयोग कीजिए। आते हैं अब हमारी दूसरी टेक्निक। दूसरी टेक्निक है अष्टक वर्ग में दशा के लॉर्ड की राशि को मार्क कर लेना है हमें, वो जिस हाउस में जिस साइन में है वहां पर, और उसकी जो दशा होती है उस दशा का जो टाइमिंग होता है उसको 12 पार्ट में डिवाइड करना है, 12 पार्ट्स। तो हमारे पास एक एक हाउस के लिए एक एक पार्ट मिल जाएंगे, और अष्टक वर्ग में हमें देखना है कि किस हाउस में कम नंबर है, जहां पर वो लॉर्ड है वहां से स्टार्टिंग होगी। फर्स्ट पार्ट उसी लॉर्ड उसी हाउस से होगा, लॉर्ड से मतलब जो भी दशा का लॉर्ड है उससे। और 12 हाउसेस हम कंप्लीट करेंगे, जहां पर कम नंबर है वहां पर प्रॉब्लम होती है ज्यादा, वो पार्ट दशा का ज्यादा अच्छा नहीं जाता। जहां पर आगे ज्यादा नंबर मिलेंगे वो पार्ट दशा का बेहतर जाता है, अच्छा जाता है। ये समझ आ गई सबको बात? सर थोड़ा एग्जांपल से समझा दीजिए प्लीज। Sir, what I understood is, suppose let us say Rahu Dasha. Each house will have 1.5 year. अब आप देखिए ये एक चार्ट है, इसमें वीनस की दशा को हम चेक करते हैं। वीनस की दशा 20 साल की होती है। 20 सालों को मैंने 240 मंथ बताया है, और इन 240 मंथ को मैंने 12 से डिवाइड किया तो 20 मंथ आए। लग्न के पहले 20 मंथ लग्न के लिए, उसके बाद के 20 मंथ दूसरे भाव के लिए, उसके बाद तीसरे, उसके बाद चौथे, इस प्रकार से 12 पार्ट हो जाएंगे 20 साल के लिए। और लग्न में जितने पॉइंट्स हैं उस पॉइंट्स के हिसाब से आपको दशा का रिजल्ट मिलता है। अगर पॉइंट्स 28 से ज्यादा है तो अच्छा, 28 से कम है तो उस हिसाब से कम मिलता है। ठीक है। जैसे इन जो एग्जांपल दिया गया उसमें 20 महीने का पीरियड आया 12 भाग करके, तो वो पीरियड स्टार्ट होगा जहाँ पे वीनस लोकेटेड है, वहां से। हाँ, वहां से स्टार्ट हुआ। तो इन दिस केस जो लोकेटेड इन वर्गो, तो वर्गो से स्टार्ट हुआ। हाँ, वर्गो से स्टार्ट हुआ। वर्गो से स्टार्ट हुआ। तो वो अब तो रिलेशन
वीनस का जो जिस हाउस में है और वहां से हमने 20 महीने का काउंटिंग शुरू किया, या पहला 20 महीना हमने वर्गो को दिया क्योंकि वीनस वहां लोकेटेड है। तो मैंने तो वीनस जब भी इसकी वीनस की दशा ना, तो ऐसा तो नहीं होगा। जिस हाउस में है उसी हाउस से होगा, मैं बताता हूँ। हाँ, किसी का चार्ट हम ले सकते हैं? हाँ ले लेते। बताइए जी सर। कौन सी दशा लेनी है? ये तो शनि की लेते हैं। शनि की दशा 2010 से 2019 तक चलेगी। शनि की दशा कितने दिनों की, कितने महीनों की होती है? 19 महीना पकड़ेंगे? नहीं, कितने होते हैं? 19 होते हैं। 19 मंथ होंगे तो फर्स्ट 19 मंथ सैटर्न के 8th हाउस के पॉइंट हम देखेंगे। अब ये पॉइंट कहाँ? Numbers, can you please tell in English? Number, no. 19 means I don't understand. 19. 19. Okay. Saturn is in 8th house, 19. So first 19 month is for 8th house. Look at the number 28 is here, but there is two kind of, यहाँ पर दो तरीके की टेक्निक्स अप्लाई की जाती है इस सेम में। सैटर्न का जो अष्टक वर्ग है उसमें देखते हैं, और यहाँ पे 3 नंबर है, दिखाई दे रहा है आपको? तो यहाँ पर अगर आप अप्लाई करें तो पहले 19 मंथ के बाद सेकंड 19 मंथ में 1 नंबर आता है, जो कि यहाँ पर 19 आ रहा है। तो इस हिसाब से पता चलता है कि ये जो समय है सेकंड 19 मंथ का वो अच्छा नहीं है। अब सैटर्न जहां बैठा है वहां के सारे कारकत्व और चीजों के हिसाब से इवेंट को देगा ही, लेकिन जिस हाउस में पॉइंट हम देख रहे हैं उस हाउस के हिसाब से भी वो इवेंट और बाकी चीजें कर सकता है। तो फिर हम लोग मतलब प्रेजेंट टाइम से अगर देखना, प्रेजेंट टाइम में देखना हो कैसा है, तो वील कैलकुलेट उतना 19 करके उस समय तक, आज के समय तक आना पड़ेगा। यस आना पड़ेगा। ओके Sir, this calculation part, can you please repeat? मैम 12 parts of the dasha period. Okay. Just and 12 part में 12 houses from the planet dasha lord planet wherever it is sitting. Number of months, how did you arrive to number of months? That's what I'm. Ma'am, convert the year to the month, then divide it with 12. Okay. Okay, thank you. So ये दो टेक्निक थी, इस दोनों को आप आज टेस्ट कीजिए और इसे यूज में लाइए। अगले किसी सेशन में फिर हम मिलेंगे आप लोगों से। आज का सेशन छोटा होना था, मैंने पहले ही बोला। ठीक है, तो अब खाली एक जो इंटरप्रिटेशन ये है कि अगर अच्छे, इफ दैट हाउस इज हैविंग गुड पॉइंट, हाई पॉइंट्स, सो दैट पीरियड विल गो गुड. इफ इट इज हैविंग लो पॉइंट्स, दैट पीरियड विल गो बैड इन दैट मंथ. यस, सही है। ठीक है, ओके. So thanks to all of you for coming in this session. थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. बहुत ही बढ़िया सेशन था। Thank you, ma'am. For the wisdom and knowledge. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, sir. Thank you. Pranam. Good techniques.